नमस्कार। 1755 में तमिलनाडु के स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक भीषण लड़ाई लड़ी। लड़ाई में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन तमिलनाडु की सरकार अब इस बात पर अड़ी है कि वो लड़ाई आजादी की लड़ाई नहीं थी। लेकिन अब सीधा प्रश्न यह है कि क्या आजादी की लड़ाई की परिभाषा केवल सरकार तय करेगी? खानम कनवाई युद्ध केस में मद्रास हाईकोर्ट ने इसी सवाल का कानूनी जवाब दिया है। मामला तब शुरू हुआ जब एक याचिकाकर्ता अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर इस युद्ध से संबंधित एक स्मारक बनवाना चाहता था, पर तहसीलदार ने रोक दिया। अंततः उसे कोर्ट पहुंचना पड़ा। तो अब प्रश्न यह है कि नाथम कनवाई युद्ध ये आखिर है क्या? पहली बात। दूसरी बात जो मुझे समझ नहीं आती कि राज्य सरकार, तमिलनाडु की राज्य सरकार, वो हमेशा स्थानीय लोगों का विरोध क्यों करती है? इससे उसे क्या मिलता है? इस प्रश्न का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है जिसके लिए यह वीडियो मैंने बनाई है कि कोर्ट में राज्य सरकार ने किस तरीके से उस स्मारक का विरोध किया, उसने कोर्ट में क्या क्या तर्क दिए, और उससे महत्वपूर्ण बात, उन तर्कों के जवाब में जज साहब ने अपने क्या तर्क दिए और अंत में क्या फैसला सुनाया। हम इस वीडियो में ये सारी बातें कवर करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं नाथम कनवाई युद्ध की कि उसमें क्या क्या हुआ। 1755 के अंदर अंग्रेजों की एक टुकड़ी ने एक मंदिर को लूट लिया, उसकी मूर्तियां लूट ली। मंदिर था तिरुमुगन, जो भगवान विष्णु को समर्पित बताया जाता है। केलूर कस्बे के पास में यह मंदिर था। अब जब वो मूर्तियों को लूटकर वहां से जा रहे थे तो वहां से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर एक जगह है नाथम कनवाई। नाथम कनवाई यानी कि एक जो माउंटेन पास है, पहाड़ों के बीच में कोई संकरा सा रास्ता होगा, वहां पे कवल्लर समुदाय के लोगों ने उन्हें घेर लिया। देखिए, कवल्लर समुदाय यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नाथम कनवाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बात अभी हम करने वाले हैं। युद्ध बहुत भीषण हुआ, इस समुदाय के लोगों ने उनको घेर लिया। युद्ध की भीषणता इस बात से समझी जा सकती है कि जो उसका हेड था अलेक्जेंडर हिरोन, अलेक्जेंडर हिरोन कुल केवल 30 सैनिकों के साथ वापस लौट पाया, जबकि उसकी टुकड़ी में सैकड़ों लोग थे। अब एक बार हम उस युद्ध की स्थिति को समझते हैं। देखिए, वो जो अंग्रेज थे वो तो प्रोफेशनल थे, उनकी सेना तो प्रोफेशनल थी, तो उनको हरा कैसे पाए होंगे? जो वो कनवाई है, कनवाई का मतलब होता है एक नैरो पैसेज, पहाड़ों में एक नैरो पैसेज, कुछ इस तरीके का। अगर किसी के पास ओरिजिनल पिक्चर हो तो वो प्लीज भेजना, ये मैंने इंटरनेट से कोई रैंडम फोटो उठाई। तो वो जो कनवाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत लिमिटेड है, इसलिए सेना कितनी भी बड़ी हो, कुछ लिमिटेड सैनिक ही वहां से निकल पाएंगे। अब जो वो हमारे लोग थे कवल्लर समुदाय के, उनको इन रास्तों की पूरी जानकारी थी और लिमिटेड लोग यहां से निकल सकते हैं। तो उन्होंने इन सिचुएशन का फायदा उठाकर अंग्रेजों को उन्होंने मार गिराना शुरू किया, और लास्ट में अंग्रेज जब हताश हो गए तो उन्होंने वो मूर्तियां लौटा दी। तो इस तरीके से स्थानीय लोगों ने ब्रिटिशर्स को हराकर अपने धर्म की रक्षा की, अपने मंदिर की रक्षा की। अब हम बात कर लेते हैं कि वो जो याचिका करता है वो कोर्ट में पहुंचा क्यों। देखिए, एक तो जो उसकी जो समझ है, कानूनी समझ है, उसको प्रणाम है। उसको ये अंदाजा था कि उसे अनुमति लेनी चाहिए। अगर वो अपनी निजी प्रॉपर्टी पर भी इस तरीके का स्मारक बना देता है तो किस किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो तहसीलदार के पास उसके लिए अनुमति लेने गया, पहली बात। दूसरी बात, अनुमति ना मिलने के बाद वो कोर्ट पहुंचा, यानी कि उसने अपने आप से वो स्मारक नहीं बना दिया। अगर वो ऐसा कर देता तो क्या होता? तो नैरेटिव चेंज हो जाता। अभी नैरेटिव क्या है कि तहसीलदार ने जो रोक लगाई है वो वैलिड है या नहीं है। अगर वो बना लेता तो केस क्या बनता कि उसने प्रशासन की बात क्यों नहीं मानी, उसने कानून क्यों तोड़ा। तो इस तरीके का जो नैरेटिव है वो बिल्कुल चेंज हो जाता। अब हम बात करते हैं कि कोर्ट में किस तरीके के आर्गुमेंट्स हुए। देखिए, राज्य सरकार के वकील ने क्या कहा कि 1755 में किसी तरीके का फ्रीडम स्ट्रगल नहीं चल रहा था। फ्रीडम स्ट्रगल 1857 या 1905 के बाद शुरू हुआ। तो उससे पहले की घटनाओं को स्वतंत्रता संघर्ष का नाम देना भ्रम पैदा करता है, यह एक अतिशयोक्ति होगी। तो इसके बदले में, इसके जवाब में जज साहब ने क्या कहा कि फ्रीडम स्ट्रगल को किसी समय विशेष में बांधना, किसी व्यक्ति विशेष के साथ या फिर किसी संगठन के साथ जोड़ना, उसे उसके साथ टैग करना, यह गलत है। 1857 या 1905 से पहले की किसी घटना को महत्वपूर्ण ना मानना, यह इतिहास के साथ अन्याय है। औपनिवेशिक सत्ता के विरोध में
चाहे छोटे संघर्ष हुए हों चाहे बड़े संघर्ष हुए हों, वे सब स्वतंत्रता संघर्ष का ही हिस्सा हैं। तो राज्य सरकार ने जो तर्क दिया उसको इस तरीके से जज साहब ने काट दिया। दूसरी बात राज्य सरकार ने क्या कही कि ये जो कोई युद्ध है वो फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट है नहीं है, ये परिभाषा सरकार का अधिकार है। हम लोगों को इस तरीके की छूट नहीं दे सकते कि वो अपने मन से किसी लड़ाई को आजादी की लड़ाई कहे। तो इसके बदले में, इसके जवाब में जज साहब ने क्या कहा कि राज्य सरकार आजादी की लड़ाई की परिभाषा को कंट्रोल नहीं कर सकती। लोगों को हक है कि वो अपनी लोकल हिस्ट्री को याद करें। ऐतिहासिक असहमति के नाम पर आप लोगों के फंडामेंटल राइट को रोक नहीं सकते, उनका हनन नहीं कर सकते। अब जब यहां पे राज्य सरकार के वकील की दलीलें काम नहीं कर रही थी तो फिर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लगा दी कि इससे भीड़ इकट्ठी हो सकती है, इससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। तो यहां पे जज साहब ने कहा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है तो उसका प्रबंधन करना राज्य सरकार का दायित्व है। किसी छोटी सी आशंका के डर से आप लोगों के अधिकारों, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका हनन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से राज्य सरकार के जो तर्क थे उनको जज साहब ने एक तरफ कर दिया अपने लॉजिक्स के साथ। अब देखो यहां पे है ना, जज साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण सिमिलैरिटी बैठाई। उन्होंने स्टेन स्वामीनाथन का केस यहां पे स्मरण कराया। देखिए स्टेन स्वामीनाथन जो 2018 के जो भीमा कोरेगांव के जो वायलेंस हुए थे उनमें एनआईए ने माओवादियों से संपर्क के केस में इनको गिरफ्तार किया था और जेल में 83 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनको याद करते हुए एक स्मारक बनाया गया। उस स्मारक के लिए किसी तरीके की प्रशासन से अनुमति नहीं दी गई। तो जज साहब ने इस केस को काउंट करते हुए, इस केस को गिनाते हुए कहा कि जब वहां जरूरत नहीं पड़ी प्रशासन की अनुमति की तो यहां फिर क्यों। तो उनका कहने का भाव क्या है कि राज्य सरकार एक ही तरीके के दो मामलों में अलग अलग तरीके से नहीं सोच सकती, नहीं कर सकती, यानी कि वो डबल स्टैंडर्ड नहीं अपना सकती। तो इस तरीके से जज साहब ने, देखिए यहां पे जज साहब ने ऐसा नहीं कि कोई बस फैसला सुना दिया, जो राज्य सरकार के वकील ने जो तर्क दिए उनसे तर्कपूर्ण उनके आंसर दिए और फिर उसके बाद फैसला सुनाया। उन्होंने क्या फैसला सुनाया कि तहसीलदार ने जो ये रोक लगाई है, ये जो फैसला सुनाया तहसीलदार ने जो रोक लगाने का, वो उनके क्षेत्र से बाहर है। उनको यह अधिकार नहीं है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वो रोकें, उनका हनन करें। तो इन सब विरोधों को खारिज करते हुए उस स्मारक को बनाने की जज साहब ने अनुमति दे दी। तो ये था ये पूरा केस जिसमें जज साहब ने पूरे तर्क दिए और उन तर्कों के आधार पर अपना फैसला सुनाया।